अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद करेंगे आप सबको एक और सब में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद है वो जो बिल्कुल तैयार थे आप सबको सलाम करने के लिए, लेकिन मैंने कर लिया, हुमायूं ज़ेब अब्बासी। और मेरे साथ मौजूद है द डैशिंग द गॉर्जियस सलीमा जुल्फ़िकार। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं एक मज़ेदार सी बात में जब सोच रहा था, जब आज का मौजू मैंने सोचा तो मैंने कहा आज क्या मौजू रखा जाए। फिर मैंने कहा बहुत आसान है, आज का जो टॉपिक चलेगा तो क्यों ना उसी मौजू को आगे कंटिन्यू किया जाए। सो मैंने सोचा कि जर्नलिज्म यानी सहाफ़त हमारे पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक में सहाफ़त को कैसे लिया जाता है। जैसे कि क्या ज़रूरी है कि ख़बर के साथ सनसनी खेज़ी मचाई जाए, क्या ज़रूरी है कि सेंसिलाइजेशन जो है सेंसिटाइज किया जाए एक ख़बर को, क्या आवाज़ के उतार चढ़ाव का ज़रूरी होता है ख़बर में, अगर वो नहीं होगी अब तो क्या लोग खबर सुनना चाहेंगे। कहा तो ये भी जाता है कि कभी न्यूज़ में जिस तरह आप किसी को दूसरे को बात कर रहे होते हैं आप खबर ऐसे सुनाते हैं, लेकिन क्या अब वो वकार, क्या अब वो स्टैंडर्ड्स बाकी रहे हैं या नहीं। अब हमें क्लिक बेट का इंतजार है, अब हम चाहते हैं कि हर कोई हमारी बात सुने। अच्छा हुमायूं, जिस तरह आपने कुछ दिन पहले ही हमारा जो हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उस पर आपने एक वीडियो बनाई थी जो बड़ी वायरल हुई और बड़े लोगों ने उसको पसंद किया कि वाकई हम उन दिनों इंडिया के जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनको देख रहे थे और हम ये डिफ्रेंशिएट कर सकते थे विद इन सम सेकेंड्स कि ये उनका न्यूज़ चैनल है और ये हमारा न्यूज़ चैनल है, क्योंकि एक वाज़ेह फ़र्क जो है वो जर्नलिज्म में हमें दिखाई दे रहा था कि कहाँ पे एक सेंसिबल जर्नलिज्म की बात की जा रही है, कहाँ पे ऐसी बात की जा रही है कि लोगों में अफरा तफरी ना फैले, और कहाँ पे जो है वो ये कहा जा रहा है कि बस हमने पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने फलां कर दिया, हमने लाहौर की बंदरगाह भी तहस नहस कर दी। मतलब सब कुछ जो है वो चीज़ें बताई जा रही थी जो शायद मौजूद ही नहीं है पाकिस्तान में। तो वो एक डिफरेंस जो है हमने वाज़े तौर पे देखा। लेकिन हम इंटरनेशनल मीडिया जब देखते हैं तो उनकी मीडिया में और हमारे मीडिया में भी हमें थोड़ा सा ये फ़र्क महसूस होता है कि शायद उनका मीडिया ज़्यादा सटल आई थिंक आई विल एग्री एंड डिसएग्री एट द सेम टाइम। शायद आप नेबरिंग कंट्री की बात करिए, वो तो मुझे लगता है आउट ऑफ क्वेश्चन है, वो एक अलग डेमो है, एक अलग एग्जांपल है, वो एक अलग मॉडल है जिसको स्टडी करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। कि मैं जानना चाहूँगा कि आखिर ख्वाहिश क्या है, उस क्या गोल है जो आपने अचीव करना है। क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल मीडिया देखें वो भी अपने बड़े तहम्मुल मिजाज से जो स्टैंडर्डाइज चैनल्स होते हैं वो अपनी बात आप तक पहुँचाते हैं ना वेरी कैजुअल वे। अब हमने पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं आना शुरू हो गया था, हमने कहीं ना कहीं छोटे छोटे चैनल्स में, बड़े चैनल्स की बात नहीं, छोटे छोटे चैनल्स में वो आना शुरू हो गया था, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी। लोगों ने मजाक उड़ाया कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये आपने क्या कर दिया, ये किस तरह की। जैसे फॉर इंस्टेंस एक खबर हो, मैं कर दूं, चले असद भाई की एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर आपको बड़ी खबर से आगाह करे, असद जो है वो कैमरा के पीछे खड़ा है, क्या असद आज क्या छुट्टी करेगा या नहीं करेगा। अब समथिंग एक छोटी सी खबर है, अब इस खबर इस बात को चढ़ा के जो है वो बताया जा रहा है बंदे तक पहुंचाना। फॉर इंस्टेंस इसी बात को अगर मैं आप तक पहुंचाऊं कि यहां पर आपको बताएं कि असद कैमरे के पीछे खड़े हैं, कहा कि जा रहा है कि क्या वो छुट्टी करेंगे या नहीं करेंगे। अब देयर इज अ स्ट्रेस, देयर इज अ पॉज, आपने बात सुन ली, लेकिन इसी बात को झटके, जोर, उतार चढ़ाव से बताने से क्या फर्क पड़ जाता है। अच्छा, क्या लोग आपकी बात सुनना शुरू कर देते हैं? बीच में ना कुछ म्यूजिक और बीच में वो बादलों की गरज और कड़कती हुई वो लाइटनिंग और वो सारी चीज़ें भी इफेक्ट्स जो है वो डालने कुछ लोगों ने शुरू कर दिए थे, लेकिन वही हुमायूं वाली बात की लोगों ने उसे पसंद नहीं किया। एक और चीज़, अच्छा, हमारे जर्नलिज्म जब वो शुरू हुआ था, आपने देखा है कि जो हमारे चैनल्स भी हैं उन्होंने शुरू, बड़ों ने भी, मुझे याद आ गया वो गाना अब वो नहीं करते, अब नहीं करते, अब लोग नहीं अडॉप्ट कर रहे थे, लोगों को नहीं पसंद आ रहा था ना, वो कह रहे थे सर में दर्द हो रहा है ये देख के, नहीं देखना चाहते। जब जर्नलिज्म पाकिस्तान में शुरू हुआ था, हमारे पाकिस्तान टेलीविजन का दौर था और वहाँ से जो है वो हमने खबरें पढ़ना शुरू की थी, तो मेरी अम्मा जो है वो मुझे हमेशा ये चीज़ बताती है, जी, उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन से शुरू किया था और शी वाज द ओनली वन जिन्होंने उससे पहले रेडियो नहीं किया हुआ था, वरना जितने भी लोग वहाँ पे आए थे न्यूज़ कास्टिंग के लिए वो सब
रेडियो से थे, लेकिन शी वाज द ओनली वन जिन्होंने रेडियो नहीं किया था, क्योंकि उनके अल्फाज और अदायगी इतनी अच्छी थी कि उन्होंने कहा कि जी आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकती हैं। वही कहती थी कि उनकी पीटीवी में ट्रेनिंग हुई होगी। जी जी ट्रेनिंग हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें ना ये कहा जाता था कि आपने खबर इस अंदाज से पढ़नी है कि आपका कोई भी इमोशन उस खबर के अंदर नजर नहीं आना चाहिए, चाहे दुखी खबर है, चाहे कोई बम धमाके की खबर है, चाहे एटम बम फटने की खबर है, आपने इस अंदाज से वो पढ़नी है ताकि इमोशंस ना आए, ताकि अगले लोगों को एकदम से सेटबैक ना लगे कि हाय हाय दिस इज नॉट ट्रू, बाय द वे दिस इज नॉट ट्रू, बट दिस इज ट्रू आल्सो। देयर इज अ वेरी थिन लाइन, शी इज वेरी राइट, आपके अपने इमोशंस उसमें नहीं होने चाहिए, बट खबर की जो एहसासियत है और जज्बा है वो होना चाहिए। और ये बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी जल्दी समझ आएगी। ये बहुत मोटी बात आपने कर दी है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर हो, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कॉर्सोब, आज कुछ नया सीखते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, मुझे बड़े आपको मज़े की बात सुनाता हूँ, आपको बड़ी हंसी भी आएगी। वो बात कंटिन्यू भी रखूँगा जो हलीमा ने बात की थी, लेकिन हंसने वाली बात नहीं, पहले हलीमा वाली बात कंटिन्यू करते। तो हलीमा ने जो बात बताई थी वो बहुत मोटी बात है। वो मोटी बात इसलिए कि वो उससे बड़ी आपको ऊपर से टॉप लाइन बता दी है, और ये अंदर से बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये हमें न्यूज़ में सिखाया जाता है। ऑफ कोर्स शी इज़ अ डॉटर ऑफ अ न्यूज़ एंकर, तो ये बात इसको समझ आ गई होगी, लेकिन ये मुझे समझ आने में बड़ा टाइम लगा था। वो ये था, जैसे फॉर इंस्टेंस मुझे अभी तक याद है कि जब आर्मी पब्लिक स्कूल का अटैक हुआ था एंड आई वाज देयर, और मुझे उन्होंने कहा था आपने अपने इमोशंस देने, लेकिन खबर आपने इमोशनल तरीके से सुना। आपने खबर में वो जज्बात होने चाहिए लेकिन इमोशंस नहीं होने चाहिए, आपके जज्बात होने चाहिए लेकिन अपने जज्बात नहीं होने चाहिए। बट आई रिमेंबर आज मेरी उनसे बात भी हो रही थी एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, तो वो दे हैड टू आस्क हर टू लीव द स्टूडियो बिकॉज वो नहीं कर पा रही थी। वो बार बार जब वो करती थी उनकी आंखों से आंसू आ जाते थे, वो रोना शुरू कर देती थी। लेकिन पाकिस्तान ने ये बात इसको इस खत्म इसता करता हूँ कि दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान ने बड़ा काम किया और पाकिस्तान ने हमेशा जीता, और हम बड़े सालों से, बड़े अरसे से ये दहशतगर्दी की जंग है जो हम ये लड़ रहे हैं। अच्छा, आपकी बात जो आपने की तो वो तो मैंने समझा दी। दूसरा हंसने की बात ये कि एक बार मुझे अभी तक याद है, पता नहीं मैंने आप लोगों को क्यों नहीं बताया, कुछ महीने पहले मैं सो रहा था और इट वाज सैटरडे, तो मेरी अम्मा मेरी रिपीट शो देख रही थी, ये म्यूजिक बजा तो मैं उठ गया। मुझे लगा बिकॉज उस वक्त जब म्यूजिक लगा तो मैं ख्वाब देख रहा था और मुझे लगा मेरा शो ऑन एयर हो गया, तो मैंने उठ के देखा कि मैंने कहा मुझे, क्योंकि वो एकदम से आपका वो सिनेरियो इस किस्म का होता है ना कि जैसे ये म्यूजिक बजता है या तो हमने अस्सलाम वालेकुम कहना होता है या हमने वेलकम बैक कहना होता है, तो बड़े हमारे जो एंटीनास हैं वो उस म्यूजिक के से साथ हो गए। तो मैं उठा और मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन मैं सिर्फ उठ गया कि मेरे रेडी होना है। आज आपकी मुलाकात कराते हैं, मैंने आज उनसे बड़े सवाल करने हैं। दो डिफरेंट फील्ड्स हैं लेकिन एट द सेम टाइम रिलेटेड भी हैं, कहीं ना कहीं इनका रिलेशन बन जाता है। एडवोकेसी यानी कि लॉ और जर्नलिज्म, ये दो बड़ी मुख्तलिफ सी डोमेन्स हैं, और ये अचानक से ख्याल कैसे आया कि इसको भी चुनना है और इसको भी चुनना है। आई ऑलवेज वांटेड टू डू लॉ, मैंने बहुत दफ़ा जिक्र भी किया शो में। ये एडवोकेट है तकरीबन पिछले 14 साल से, और 4 साल का एक्सपीरियंस इनका लेक्चर है मीडिया एंड कम्युनिकेशन में भी। अमजद हुसैन सिप्रा साहब से आज आपकी मुलाकात करवाते हैं, इनसे बात करेंगे मीडिया लॉज एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आइए, प्लीज आइए। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सिप्रा साहब क्या हाल चाल है? सिप्रा साहब आपसे मेरा छोटा सा ताल्लुक ये बनता है, प्लीज बैठिए, वो आपको वो लास्ट कॉर्नर आपको लेना पड़ेगा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपसे छोटा सा ताल्लुक ये है कि जो मेरे डायरेक्टर न्यूज़ हैं रेडियो पाकिस्तान के, वो सिप्रा साहब हैं, उनका नाम सिप्रा साहब है, तो मुझे आदत है सिप्रा साहब कहने की, तो दैट्स अ लिटिल करेक्शन। कोई ना कोई मैं एक छोटी सी करेक्शन कर दूं कि ये जो सिप्रा है इट्स नॉट अ नेम, ये एक कास्ट है पाकिस्तान के अंदर, जैसा आप आई नो इट्स अ कास्ट, आई नॉट, पर अगर आप बुरा ना मनाएं मैं आपको अमजद भी कह सकता हूं। नहीं, कोई इशू नहीं है, आप सिप्रा कहें, अमजद कहें, क्योंकि हम उनको सिप्रा साहब कहते हैं। जी सिप्रा साहब आ गए, इट्स अ वेरी यूनिक एंड डिफरेंट नेम। आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सर, सबसे पहले तो ये बताएं, हम जो आज का टॉपिक है उस वाले से भी बात करेंगे, मेरे ख्याल में शुरू वहाँ से करते हैं। क्या ज़रूरी है कि खबर में एक तड़का होना चाहिए, आवाज़ के उतार चढ़ाव का भी, एक म्यूज़िक का भी, एक सेंसिटाइज करना भी न्यूज़ को ज़रूरी है? क्योंकि अब लोग सुनना चाहते हैं, कोई अगर कुछ कर रहा है तो अचानक से ऊपर ज़रूर देखे कि ये क्या हो रहा है, ठक ठक ज़रूर हो, तभी खबर सुनी जाएगी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होना चाहिए। इसके अलावा जो आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं ना न्यूज़ के, उसके अंदर भी है कि कोई सेंसेशनलिज्म नहीं होना चाहिए।
जैसे कि आप पहले बात कर रही थी कि एक मतानत होनी चाहिए आपकी आवाज़ में, एक रवानी होनी चाहिए, आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक होना चाहिए, आपकी जो वोकैबुलरी है वो अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई ये ठक ठक और ये सारी चीज़ें जो हम इंडियन मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पे देखते हैं इनकी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि इंडिया के अंदर प्रॉब्लम ये है कि उनके पास बहुत ज़्यादा टीवी चैनल्स हैं और न्यूज़ चैनल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ज़्यादा तादाद में। तो उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि जो टीआरपी की रेस है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हासिल करना, लोगों की जो है वो तवज्जो हासिल करना, तो उसके लिए ये सारे जो काम हैं ये करने पड़ते हैं। तो अगर आपके पास बाकी आपकी न्यूज़ पूरी हो, आपके पास तलफ़्फ़ुज़ हो, रवानी हो, आपके चेहरे का कंटेंट हो, तो आपको इन चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर आपको तड़का लगाना पड़ेगा। अच्छा अमजद साहब, हम देखते हैं कि जब हम इंटरनेशनल मीडिया को देखते हैं, कुछ लोग उसे बहुत फॉलो करते हैं, जैसे मेरी कमोबेश कोशिश होती है कि जब भी कोई बड़ा इवेंट हो तो इंटरनेशनल मीडिया को देखा जाए वो क्या खबरें दे रहे हैं, वो किस तरह से बता रहे हैं। और आपको यकीन मानिए, जब भी मैंने उन लोगों को देखा है तो मुझे बड़ी से बड़ी खबर सुनते हुए भी एकदम वाला जो झटका होता है ना कि ये हो गया, वो मुझे कभी महसूस नहीं हुआ उनकी खबरें सुनते हुए। और अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क को देखें तो उनकी हर खबर पे ऐसे लगता है कि कोई झटके वाली न्यूज़ थी, हालांकि जिस तरह हुमायूं ने कहा कि वो कोई न्यूज़ होगी ही नहीं, लेकिन वो उसको इस तरह से बना लेंगे। हमारा जो लॉ है, मीडिया है, जर्नलिज्म है, ये हमें क्या सिखाता है? आपने किस तरह से एक न्यूज़ को बताना है ताकि अगले को कोई सदमा ना पहुँचे, अगले को क्योंकि कमज़ोर दिल हज़रात भी टीवी देख रहे होते। तो हमारा मीडिया जो है वो इस लॉ के बारे में क्या कहता है? एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ है। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सवाल पूछा था कि हमारे जो जर्नलिज्म के लॉज हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं, खबर किस तरह से देनी चाहिए, किस तरह से आपको उसको कम्युनिकेट करना चाहिए, आवाज़ का उतार चढ़ाव होना चाहिए या नहीं। तो हमारा लॉ इस बारे में क्या कहता है जर्नलिज्म का? देखें, जो हमारे अगर हम लॉ की बात करते हैं तो उसमें तो इतनी टेक्निकल चीज़ों में वहाँ पे हम नहीं जाते। उसमें तो ये देखा जाता है कि आप किस किस्म की न्यूज़ दे सकते हैं, कौन सी न्यूज़ नहीं किस किस्म की न्यूज़ दे सकते हैं, कौन सी न्यूज़ नहीं दे सकते। वहाँ पे आपको एक बस गाइडलाइंस जो है ना वो प्रोवाइड की गई हैं। उसके बाद अब ये सारा कुछ जो है ना, ये कुछ मीडिया के ऊपर कुछ सेल्फ रेगुलेशन भी होती हैं, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर भी मैंने एक दो न्यूज़ चैनल देखे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि उन्होंने भी शायद इस दौड़ में आगे आने के लिए, अव्वल पोजीशन हासिल करने के लिए जो है ना वो खुद साख्ता तौर पे नंबर 1 चैनल और कुछ सेंसेशन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उसमें उन लोगों ने इसमें वो थोड़ा सा इंडिया वाला जो है ना वो तड़का लगाने की कोशिश की है। लेकिन देखें, अगर हम बाहर के मुल्कों की बात करते हैं, किसी लाइक अमेरिका की बात करते हैं, हम यूरोप की कंट्रीज़ की बात करते हैं, यूके की बात करते हैं, तो वहाँ पे सेंटर्स होते हैं जो एथिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं, एथिकल जर्नलिज्म सिखाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मुख्तलिफ चेयर्स बनी हुई हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में या हमारे पड़ोसी मुल्क में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही हमारे यहाँ जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको कोई बहुत ज़्यादा इस हवाले से ट्रेनिंग दी जाती है। तो समटाइम्स जो है वो चीज़ों को मिक्स कर देते हैं और शायद कुछ आगे आने के लिए जो है वो तड़का वगैरह भी लगाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर हम 5-6 साल पहले देखें तो बहुत कुछ हमारी टीवीज़ पे आना शुरू हो गया था जो कि मुझे भी अप्रोप्रिएट नहीं लगता था। उसके ऊपर सिर्फ एक टैग लगा देना, बच्चे ना देखें, और उसको थोड़ा सा ब्लर कर देना या उसकी कलर उड़ा देना, इट डजंट मीन कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि उस फुटेज में क्या हो रहा है। तो पहले कुछ हमने चीज़ें दिखाना शुरू कर दी थी, फिर उसके ऊपर रेगुलेशंस आए, पैमरा ने जो है वो बड़ा वो किया कि जी ये चीज़ नहीं दिखा सकते, इस तरह से ब्लडशेड नहीं दिखा सकते। तो अब मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो गई हैं। क्या हम अपनी गलतियों से भी कभी कभार सीखते हैं, और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है कि एक दफ़ा गलती की, हमने कुछ ऐसा इस तरह का गुजारा जब हम अपनी टीवीज़ पे ऐसी चीज़ें दिखाते थे, लेकिन अब हम उससे बेहतरी की तरफ आए हैं, हमने अपनी गलतियों से सीखा है और रेगुलेशंस लेके आए हैं। जी बिल्कुल, देखें पैमरा तो हमारे पास जब से भी हमारे यहाँ पे आपका प्राइवेट मीडिया आया है तब से पैमरा लॉ मौजूद है।
लेकिन वो स्टार्ट में पैमरा लॉ जो थे वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, और जितने भी टीवी चैनल्स थे वो उनकी कोई स्ट्रिक्टली एडहेरेंस नहीं करते थे, तो वो समटाइम्स जो है उसको मिसयूज़ भी कर जाते थे जो पैमरा के लॉ थे, या उनको वायलेट भी कर देते थे। तो उसके ऊपर जो पैमरा अथॉरिटी है वो थोड़े से ना लीनियट हो जाते थे, ज़्यादा उनको वो जुर्माने वगैरह नहीं लगाते थे। लेकिन जब ये चीज़ें जो आपने बताई हैं ये हमारे यहाँ ज़्यादा होना स्टार्ट हो गई, और पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी जो है, आम लोग हैं, उन्होंने इसके ऊपर रिएक्ट किया कि ये हमारा कल्चर नहीं है जो हमें दिखाया जा रहा है। तो उसके बाद जो पैमरा है उसके एक तो जो पैमरा ऑर्डिनेंस है उसके अंदर अमेंडमेंट्स की गई, उसको पहले से ज़्यादा सख्त बनाया गया, उन लॉज़ को मौसर बनाया गया, और पैमरा को जो है ये हिदायत दी गई कि अब अगर कोई टीवी चैनल इंक्लूडिंग न्यूज़ चैनल अगर इनको वायलेट करता है तो आपने इनको जुर्माना भी लगाना है, फ़ाइन भी करना है, और अगर ये वायलेशन वो रिपीट होती है बार बार तो आपने उसको जो है वो बिल्कुल ऑफ एयर कर देना है। तो यही वजह है कि अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ ये चीज़ें जो हैं वो पहले की निस्बत थोड़ी कम हो रही हैं, मिनिमाइज्ड होगी। अच्छा अमजद साहब, अब मैं आपसे, बिकॉज आप लेक्चरर भी हैं और आप मीडिया एंड कम्युनिकेशंस पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते ही इसीलिए क्योंकि कुछ लोग ऑन स्क्रीन आना चाहते हैं और कुछ ऑफ स्क्रीन आना चाहते हैं, लेकिन जो ऑन स्क्रीन आते हैं मैंने उनके हवाले सवाल आपसे पूछना है। एक न्यूज़ एंकर बनने के लिए, एक या होस्ट बनने के लिए हमें ये लगता है कि सब जिसका शौक है वो जा सकता है, लेकिन तस्वीर के दूसरे रुख में ऐसी बात नहीं है। जिसका तलफ़ुज़ अच्छा है, जिसकी उर्दू अच्छी है, पाकिस्तान की बात करूँ स्पेसिफिकली, जो कैमरा फेस है, क्या ये चीज़ें आप अपने स्टूडेंट्स को भी बताते हैं, और क्या आप इस बात से मुत्तफ़िक भी हैं या नहीं? मेहनत करने से भी या अपने आप को तब्दील करने से भी लोग बहुत बेहतरीन से होस्ट भी बन जाते हैं। मैं तो दोनों चीज़ों से एग्री करता हूँ, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? देखें, जहाँ तक तलफ़ुज़ है उर्दू का वो तो दुरुस्त होना चाहिए, लेकिन तलफ़ुज़ को इतना भी ज़्यादा अपने ऊपर सवार नहीं कर लेना चाहिए। देखें, हमारे यहाँ जो उर्दू है वो एक सेकंड लैंग्वेज है, क्योंकि पंजाबी लोग, उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज पंजाबी है, जो पठान है उनकी पश्तो है, इसी तरीके से बलोची है, सिंधी है, तो ये हमारी लैंग्वेज फर्स्ट होती है। तो ये उर्दू हमारी एक राब्ते की ज़बान है। अब जिस तरीके से एक पंजाबी उर्दू बोलता है तो सिंधी की उर्दू से डिफरेंट होती है, पठान की उर्दू जो है वो और डिफरेंट होती है। तो ये जो तलफ़ुज़ है ना, ये मतलब 100% तो परफेक्ट किसी का भी नहीं हो सकता। Agreed, of course. तो इसको बेहतर किया जा सकता है अपनी प्रैक्टिस के साथ। जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे, मुसलसल मेहनत करेंगे, तो आप अपना तलफ़ुज़ जो है वो ठीक कर लेंगे। मैं ब्रेक से वापस आके आपसे पूछूंगा, आप जो बातें कर रहे हैं मैं थोड़ा सा इस पे अपनी इनपुट ये देना चाहता हूँ कि अगर आपके उर्दू में आपके रीजनल का अगर झलकता हो एहसास और आपकी ज़ुबान से झलकता हो तो वो साफ नज़र आना शुरू हो जाता है। और न्यूज़ एंकर के लिए, जहां हमें जो पाकिस्तान टेलीविज़न से सिखाया गया था कि वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, क्योंकि वो फिर आप मॉक कर रहे हैं किसी एक खास लहजे को। मैं वापस आऊँगा तो आपको इस बारे में डिटेल बात करेंगे। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। अच्छा, मैं जाने से पहले ये बात कर रहा था कि क्योंकि मैंने भी खबरें पढ़ी हैं और हलीमा की मदर ने भी खबरें पढ़ी हैं, तो शायद इनसे भी जिक्र किया हो उन्होंने, क्योंकि अगर आपका लहजा, जैसे मेरा ताल्लुक मरी से है और मैंने बहुत सारे लोग देखे, मेरे एक बहुत अच्छा जानने वाला है, वो बहुत अच्छा अब सहाफ़ी है, लेकिन खबरें पढ़ने के लिए उसने PTV न्यूज़ का रुख किया, लेकिन वो कश्मीर से था, तो उसकी उर्दू में कश्मीर वाला जो डायलेक्ट है वो झलकता था। उन्होंने कहा नहीं, जब तक ये झलकते, जैसे वो, अब मैं आपको बात बताऊँ, मैं ख्वाहिश की थी ना कि मैं कर दूं तो आप करते नहीं है, तो वो इस तरह बोलता था, तो वो एक झलकता था उसका, लेकिन वो मानता नहीं था। आप जब खबरें पढ़ते हैं तो आपके अंदर कोई भी डायलेक्ट जो है वो नहीं झलकता, आपका पता नहीं लगता। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी अमजद साहब ने कि मेरी फर्स्ट लैंग्वेज वाज उर्दू, ठीक है, और माय फर्स्ट लैंग्वेज वाज ऑलवेज उर्दू। पहले बिफोर इट वाज इंग्लिश एंड देन इट चेंज्ड। ये होता है कुछ घरों में, वो बिल्कुल उर्दू रही है। मैंने बात सिर्फ उर्दू में की है। मेरी नानों की उर्दू बहुत अच्छी है, मेरी अम्मा की उर्दू बहुत अच्छी है, स्पेसिफिक नानों की इतनी नहीं, अम्मा की ज़्यादा अच्छी है। तो ये जो झलकता है अंदाज, इसको ख़त्म करना खबरों के लिए ज़रूरी होता है कि नहीं स्टेट चैनल के लिए एक अलग रिक्वायरमेंट होती है? देखें, मुझे नहीं पता कि PTV उसके ऊपर क्या कहता है, ठीक है, लेकिन जो मेरी ज़ाती राय है वो ये कि देखें,
एक आदमी बहुत अच्छा है, वो न्यूज़ में बहुत अच्छा है, उसका जो कैमरा प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी है, उसके पास जो है वो तलफ़ुज़ उसका जो है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन उसके पास रवानी है, तसलसल है, उसके पास वोकेबलरी है, उसको शौक़ है, लेकिन वो सिर्फ अपने 2-3% जो उसका तलफ़ुज़ के अंदर उसकी जो मादरी ज़बान है, जो उसकी इलाकाई ज़बान है, उसकी झलक नज़र आती है। तो वो 2-3% का मार्जिन तो फिर आपको उसको देना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं कि आप 100% ही आप जो है उसको कहें कि आपकी बस वो लखनऊ वाली। अच्छा, मैं एक और आपको मज़े की बात बताता हूँ कि जो आपकी ज़बान होती है ना, चाहे वो आपकी उर्दू हो, चाहे इंग्लिश हो या कोई भी ज़बान हो, उसके लहजे मुख्तलिफ होते हैं। हर 10-20 किलोमीटर के बाद जो है आपकी ज़बान का जो लहजा है वो चेंज हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपकी लखनऊ की उर्दू डिफरेंट है और आपकी दिल्ली की जो उर्दू है वो डिफरेंट है। और अगर आप दक्कन, हैदराबाद, दक्कन वाली साइड पे साउथ इंडिया में चले जाते हैं तो वहाँ की उर्दू बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, तो ये फ़र्क तो रहता है थोड़ा बहुत। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, फ़र्क तो रहता है, लेकिन हमारे यहाँ जो उर्दू ज़्यादातर समझी और बोली जाती है, मुझे लगता है सालों का भी फ़र्क है। जो आज से हमारे पेरेंट्स के ज़माने में थोड़ी खालिस्तान उर्दू बोली जाती थी, आज हम लोग उसके अंदर कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी ले आते हैं, बायलैंग्वेज हो जाते हैं, तो उसको बुरा नहीं समझा जाता। हालांकि पहले ज़माने में इस चीज़ को बुरा समझा जाता था। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपका क्योंकि ताल्लुक़ तदरीस से भी है, शोबे से, और आप पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इस हवाले से क्या कोई बच्चों को सिखा रही हैं कि बोलना किस तरह है, बात किस तरह करनी है, या ये सिर्फ इंटर्नशिप में आके ही उनको पता लगेगा? मैं पिछले दिनों एक इंटरव्यू देख रही थी एक शख्सियत का, वो ये कह रहे थे कि मेरी जो आवाज़ थी वो जिस तरह बच्चों की, लड़कों की एक टाइम पे आके थोड़ी भारी हो जाती है, वो नहीं हुई थी, लड़कियों का टच आता था उसमें। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा भारी नहीं हुई थी उनकी, तो वो उन्होंने कहा जी, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप इसकी एक्सरसाइजेस करें, और फिर मैंने एक्सरसाइजेस करना शुरू किया। और अब वो जिस भी मुल्क में मुकीम है वहाँ पे वो बहुत मशहूर होस्ट हैं और हर इवेंट की होस्टिंग वो कर रहे होते हैं। तो क्या इस तरह की एक्सरसाइजेस यूनिवर्सिटी में ही सिखानी शुरू कर देनी चाहिए? जो डायलेक्ट बोलना है वो यूनिवर्सिटी में ही सिखाना शुरू कर देना चाहिए, ताकि जब वो पास आउट हों तो उनके पास वो एटलीस्ट चीज़ मौजूद हो कि वो जाके कहीं भी ऑडिशन दे सकें, उसमें पास हो सकें। अच्छा, जहाँ तक हम अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें ना, तो वहाँ पे जो आपका मीडियम है, जो आप ज़बान जिसमें आपको तालीम दी जाती है वो इंग्लिश है, ठीक है। और हमारा जो 95% मीडिया है वो उर्दू है, ठीक है। इंग्लिश के तो बहुत कम, यहाँ पे मेरे ख्याल में सिर्फ एक स्टेट ऑन चैनल जो है वो इंग्लिश है, और बाकी तो हमारे यहाँ सारे जो है उर्दू और दीगर इलाकाई ज़बानों में होते हैं। तो आप, यही पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया है, हमें हमारी मादरी ज़बान में तालीम नहीं दी जाती, उसको डिस्करेज किया जाता है। आज भी उर्दू मीडियम का और इंग्लिश मीडियम का जो फ़र्क है ना, उसको बहुत ज़्यादा मतलब है कि बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, बहुत वाज़ेह है। तो पिछले दिनों, आज से चंद साल पहले पाकिस्तान के अंदर ये कोशिश की गई थी, जो साबका दौरे हुकूमत था उसमें, कि पाकिस्तान के अंदर जो है यकसा निसाब तालीम जो है वो नाफिज़ किया जाए, ताकि अगर एक सरकारी स्कूल का किसी दूर दरार यानी कि किसी देहात में बैठा हुआ अगर एक जो बच्चा है वो भी वही पढ़े, और यहाँ पे इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के बड़े बड़े जो स्कूल एंड कॉलेजेस हैं वहाँ पे बैठे हुए कि बच्चे का निसाब भी वो हो, ताकि जो ज़िंदगी की दौड़ है उसमें वो दोनों बच्चे जो हैं वो बराबर हो सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया और इंग्लिश को हमारे ऊपर सवार कर दिया गया। अब यहाँ पर खुश आइंद बात यह है कि हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जिनके अपने स्टूडियोज़ हैं, और वहाँ पर जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया स्टडीज़ के सारे बच्चे जो हैं वो मीडिया की तरफ नहीं आते, कुछ बच्चे डिग्रीज लेके तो दूसरी साइड पे भी चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ पे स्टूडियोज़ होते हैं, वहाँ पे जो जर्नलिस्ट होते हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट प्रोफेशनल्स जो होते हैं, उनको बाकायदा हायर किया जाता है, और जो बच्चे जिनका शौक़ होता है आने वाले वक्तों में होस्ट बनने का, कंपेयर बनने का, तो उनको वहाँ पे बाकायदा जो है ना वो तरबियत दी जाती है, उनको कैमरा जो फेस करना है वो सिखाया जाता है, ख़बर पढ़ना, ख़बर बनाना, दोनों चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो इंशाअल्लाह अगर ये ट्रेंड ऐसे चलता रहा तो आने वाले वक्तों में आपको काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं वो मीडिया की फील्ड में नज़र आए होंगे कि जो कि यानी कि कम से कम 40-50% तालीम पहले से हासिल कर चुके होंगे, और बाकी जो है वो उनकी जो स्किल्स हैं वो यहाँ पे उनकी इंटर्नशिप के अंदर पॉलिश। लेकिन अमजद साहब, आपकी इस बात से जो आपकी डोमेन है, मैं उस हवाले से सवाल करूँगा। एक जो सवाल हलीमा पूछ रही थी
कि ट्रेनिंग ऐसी होती है। एक बड़ी मज़ेदार सी ट्रेनिंग है जो कि बड़ी देसी ट्रेनिंग है लेकिन बड़ी इफेक्टिव है। वो होती है घड़ा, जो मिट्टी का घड़ा होता है ना, अगर आप उसमें हर रोज़ 2-3 दफ़ा बोले, पहले आपका गला ख़राब होगा, ठीक है, ये तो 4-5 दिन आपका गला ख़राब रहेगा। आपने उसमें ज़ोर ज़ोर से शाउट करना है, तो आप अपनी आवाज़ में बड़ी तब्दीली देखेंगे, बड़ी नुमाया तब्दीली आप देखेंगे, आपकी आवाज़ भारी हो जाती है। ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज आपने बताई है, जो लोग अपनी आवाज़ भारी करना चाहें तो वो उससे भारी हो जाती है। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे आपकी डोमेन का मैं करना चाहता हूँ। यहाँ पर दो लोग आपके पास, दोनों एग्जांपल्स बैठी हैं। हलीमा ने मीडिया पढ़ा है और मीडिया पढ़कर वो यहाँ बैठी हुई है। ऑन द कॉन्ट्ररी मैंने मीडिया नहीं पढ़ा हुआ, मेरा मीडिया की एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने बहुत सारा काम किया, बहुत सारी चीज़ें की। लेकिन क्या अब आपको लगता है ये ज़रूरत है कि अगर वो एक एज मिलता है उन बच्चों को जो मीडिया एंड जर्नलिज्म पढ़ते हैं उनसे, जो कि जिन्हें नहीं पढ़ा होता वो प्रैक्टिकली जाके सीखते हैं? बिल्कुल एज तो हासिल होता है। एक तरफ एक बच्चा है कि जिसने अपनी 4 साल की बैचलर्स की डिग्री के दौरान मीडिया के तकरीबन 25-30 मज़मून पढ़े हैं, और दूसरी तरफ एक बच्चा है जिसने एमए इंग्लिश या एमए उर्दू या किसी भी दूसरी जो फील्ड है उसके अंदर उसने अपनी तालीम हासिल की है, तो यकीनन फ़र्क तो वाज़े जो है वो मालूम हो जाता है। अच्छा डॉक्टर अमजद साहब, मैं इस बात से, मैं सिर्फ इससे कह रहा हूँ, आप मेरी एग्जांपल देकर बताएं। जी, मैंने नहीं पढ़ा तो मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। अब इट वॉज नेवर कि हलीमा या सलमा मेरे साथ खबरें पढ़ी है, सलमा गुलजार ने मेरे साथ खबरें पढ़ी हैं, ज़ुबैर सदीकी साहब ने पढ़ी हैं, तो किसी को डिफरेंस लगाओ। वी वर ऑन द सेम प्लानट, सॉरी सेम स्टेज, सेम जगह पर हमने पढ़ी, सेम प्लेटफॉर्म हम सबको मिला, मैंने भी उसी तरह पढ़ी, तो फ़र्क क्या पड़ा? आप क्यों ज़रूरी लग गया? क्योंकि अब एजुकेशन लेनी है तभी आप मीडिया को इसमें जा सकते हैं। एज मिलेगा कहाँ पर? मतलब आई हैव ऑल्सो डन एवरीथिंग पॉसिबल, मैंने एक्टिंग की, होस्टिंग की, कहाँ फ़र्क पड़ता है? मुझे इसका जवाब मुझे ही पता है, लेकिन मैं आपसे ज़ाहिर बात एक्सपर्ट से पूछना चाहूँगा। देखिए, तमाम इंसान बराबर नहीं होते। जैसे ये हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है, ऐसे सब लोग बराबर नहीं होते। कुछ के अंदर तो ये खुदादाद सलाहियत मौजूद होती है, वो विद इन मिनट्स या विद इन आवर्स अपने आप को जो है वो सिचुएशन के मुताबिक ढाल लेते हैं। तो आप यकीनन उन लोगों में से ही हैं कि आपने बाकायदा मीडिया की तालीम हासिल नहीं की, लेकिन चूँकि आपका इंटरेस्ट था इस साइड पे और खुदा ताला ने आपको ये खुदादाद सलाहियत दी थी, तो देखने वालों को महसूस नहीं हो सका। अब एक एवरेज बच्चा है जो कि कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो बच्चा नहीं है, लेकिन वो एवरेज है, तो वो जब आपके मुकाबले में आएगा तो वो शायद अगर उसने मीडिया की तालीम हासिल नहीं की हुई तो वो आपका मुकाबला नहीं कर सकेगा। तो जो हमारे एवरेज माइंड्स होते हैं ना, और मैं खुद जो है ना एक अपनी तमाम ज़िंदगी में एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। आगे यूनिवर्सिटी लेवल पे आके थोड़े से उसमें बेहतरी आई, लेकिन स्कूल कॉलेज में मैं कोई टॉपर्स में नहीं होता था, बस मैं एक एवरेज जो था वो स्टूडेंट था, लॉ में भी और मीडिया स्टडीज़ में। लेकिन अमजद साहब, आपने जवाब बड़ा खूबसूरत दिया है, मैं आपके जवाब से बड़ा मुत्तफ़िक़ करता हूँ, आप इत्तेफ़ाक़ करता हूँ आपके जवाब से। आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया, आई रियली लाइक्ड इट, आई एम वेरी कन्विंस्ड, बट आई विल कम बैक एंड आपको एक इसके बारे में टिडबिट दूंगा, फिर ऑफ कोर्स हलीमा इज गोइंग टू आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर हूँ, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अब मैं वही बताने लगा, तो टिडबिट ये थी, अब जैसे अगर मैं हलीमा के साथ शुरुआत करता अपने करियर की, तो जो इन्होंने बात की वो बहुत रिलेटेबल उससे, तो शायद मुझे बहुत मुश्किल होती, और मैं कहता कि इसको बहुत सी चीज़ों का पता होता पहले से और मुझे नहीं पता था, और मैं स्क्रैच में करता और मैं बड़ा सप्रेस्ड भी रहता और डीमोटिवेटेड भी रहता और मैं अंडर कॉन्फिडेंट भी रहता। लेकिन क्योंकि मैंने बहुत छोटे से शुरुआत की है, मैंने मतलब छोटी चीज़ों से शुरुआत की, मैंने रेडियो किया, मैंने डिबेटिंग की, मैंने वो चीज़ें की जो शायद अगर आपने मीडिया जर्नलिज्म कर लिया है तो शायद आपको इस वो ग्रिल से गुजरना नहीं पड़ेगा, उस फैक्ट्री से गुजरना नहीं पड़ेगा जिससे मैं गुजरा हूँ। मैंने पीटीवी में बड़ा ट्रेनिंग की, बड़े अरसा में ट्रेनिंग करता रहा, मुझे मौका नहीं मिल रहा था न्यूज़ का, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी जो लोग मीडिया और जर्नलिज्म पढ़े थे वो थोड़ा जल्दी आगे चले गए क्योंकि उनके पास एजुकेशन एंड प्रायर बैकग्राउंड था। सो आई थिंक दिस वाज मैं इससे थोड़ा इख्तलाफ करूंगी। मुझे लगता है कि आपके अंदर जो बेसिक चीज़ थी ना वो लगन थी मीडिया में। दैट इज ट्रू, यस, बहुत
बहुत सारे लोग, अगर आप किसी के को देखते भी आपके साथ जिसने प्रायर मीडिया की एजुकेशन की हुई होती, तो वो डिमोटिवेट होकर छोड़ देता है इस फील्ड को कि हाँ ठीक है, ये जिसने की हुई है वो ज़्यादा आगे जा रहा है तो ओके फाइन। लेकिन हुमायूं को क्योंकि शौक है तो उसने अपनी डोमेन से, अपनी जिस तरह कहते हैं ना एक इस्तिताअत से बाहर निकल के वो चीज़ें सीखने की कोशिश की कि जी मैं यहाँ से भी सीख लूँ, मैं वहाँ से भी सीख लूँ, मैं यहाँ से भी इस बंदे, जो भी बंदा मुझे कुछ एक अच्छा लफ्ज़ भी सिखा रहा है मैं उससे भी पिक कर लूँ। तो वो चीज़ हर किसी में नहीं होती, दैट्स वाई शायद वो बच्चे पीछे रह जाते हैं और मीडिया वाले जो बच्चे वो आगे शायद आ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो मेरा सवाल था वो कुछ इस हवाले से था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जब मीडिया की एजुकेशन में बच्चे जाना चाह रहे होते हैं, जो आजकल बहुत मशहूर भी है, लेकिन घर वालों को ये होता है कि भाई कुछ और कर लो, मीडिया का अगर बहुत ही शौक़ हुआ तो हुमायूं की तरह सीखेंगे, शौक़ पूरा कर लेना, आ जाना। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत प्राइम पोजीशंस पे, बहुत प्राइम आवर्स पे हाँ नहीं है एक्सेप्टेंस, और प्राइम पोजीशंस पे, प्राइम ऐसी जगहों पे लोग बैठे हुए जिनका मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर पेरेंट्स कहते हैं कि कोई और डिग्री कर लो, मीडिया का शौक़ किसी और तरह भी पूरी कर लेना। लेकिन अगर सिर्फ मीडिया ही करोगे तो इस बात की क्या वो है 100% श्योरिटी है कि तुम्हें जॉब भी मिलेगी, फिर अच्छी भी मिल जाएगी, फिर उसमें एक्सेल भी कर जाओगे। तो लोगों को जो है ना डर लगता है अभी तक इस मीडिया की फील्ड से। तो उसके लिए जो है वो क्या वाकई जो डर हैं वो सही हैं या नहीं? जो लोग मीडिया करके आते हैं वो यकीनन जो लगन के साथ इस फील्ड में आते हैं वो आगे भी जाते हैं और बहुत एक्सेल भी करते हैं। देखें, एक चीज़ ना मैं बीच में थोड़ी सी ऐड करना चाहता हूँ, वो हालांकि वो आपके सवाल में नहीं है। जी जी ज़रूर। देखें, अब मैंने लॉ किया, मतलब मैंने लॉयर बनना था, तो उससे पहले मैंने 3 साल की अपने बैचलर्स के बाद डिग्री हासिल की। फिर उसके बाद मैंने एक लॉ फर्म में इंटर्नशिप की, उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया, उसके बाद मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का लाइसेंस मिला। 2 साल मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस की। ठीक है। मैंने सारी चीज़ों को ग्राउंड लेवल से सीखा। उसके बाद मैंने अपने हाई कोर्ट में एनरोल होने के लिए वो अपनी 2 साल की शर्त पूरी करके हाई कोर्ट के अंदर जो है वो एक इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू दिया, और उसके बाद मुझे जो है वो हाई कोर्ट का लाइसेंस मिला। इसी तरीके से अब अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील बनना चाहता हूं तो उसके लिए मेरी 10 साल की हाई कोर्ट की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और उसके बाद जो हाई कोर्ट की रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो मुझे सारी फुलफ़िल करनी है। उसके बाद मुझे मेरी मुतलका हाई कोर्ट जो है वो एक फ़िटनेस सर्टिफिकेट देगी, ठीक है, और वो अच्छा खासा एक कागज़ों का पलंदा बन जाता है, और फिर मैं सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करूँगा फॉर द लाइसेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे जाके बाकायदा जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका एक पैनल बैठा होगा, वो मेरा इंटरव्यू कंडक्ट करेगा, और अगर मैं वो इंटरव्यू पास करता हूं तो मुझे सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस दिया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया। तो वकील जो है वो एक प्रॉपर तरीके से गुजर के आता है। दूसरी तरफ हम मीडिया का देखते हैं, कोई डिग्री नहीं चाहिए आपको मीडिया की, ठीक है, आप भले जिस फील्ड से भी हैं आप मीडिया के अंदर आ सकते हैं। मेरी ज़ाती राय है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, हर बंदे को मेरे से जो है वो इख्तलाफ करने का जो हक है उसको हासिल है। बिल्कुल। मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर आप मीडिया के अपने मामलात को दुरुस्त करना चाहते हैं तो आपको जो मीडिया ग्रेजुएट्स हैं उनको मीडिया की फील्ड में ज़्यादा मौका देना चाहिए बनिस्बत उनके कि जिन्होंने मीडिया नहीं पढ़ा। ठीक, हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। मुझे ये बात नहीं अच्छी लगी, मुझे तो ना मिले मौका फिर कहीं पे भी। ये तो मेरा दिल दुख है। वापस ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आके पूछूंगा, ये तो ज्यादती है मेरे साथ। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मेरे तजस्सुस हुआ और मैंने अपने सब कैमरामैन से पूछा कि उन लोगों की शुरुआत कहाँ से हुई, और क्योंकि मैंने भी जैसा मीडिया की तालीम नहीं ली तो उन सब ने कहा कि नहीं ली, लेकिन माशाल्लाह दे हैव केम दिस लॉन्ग वे कि माशाल्लाह फ़खर भाई हमारे चीफ कैमरामैन हैं, असद भाई डज एन अमेजिंग वर्क। उनके बड़े मज़े की बात है, असद भाई का शॉट बन, नॉट बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू हिम, असद भाई का शॉट बना, वो इतने कॉन्फिडेंट होते कहते मैंने शॉट बनाया, गलत हो ही नहीं सकता, कोई इसको गलत कर ही नहीं सकता। डेविड इज सो कंफर्टेबल विद हिज ओन माशाल्लाह काम के, उसको पता है उसका काम है। एंड व्हेन कम्स टू हारून, हारून की अगर आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी देखें सो यू विल गेट अमेज्ड। माशाल्लाह, वेल डन गाइस, यू गाइस हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे, वेल
जान अल्लाह ताला आप सबको लेकिन जी आपसे कामयाब तो मैं करे, जरा आप सबको कामयाब लड़ लूं ना। आपने कहा कि दे ही ना मौका जिनके मीडिया नहीं पढ़ा था। इसमें मेरा ये इनपुट है, मैं थोड़ा सा हुमायूं की साइड भी लेना चाहूँगी कि अगर आप मीडिया एथिक्स को पढ़े बगैर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कर रहे हैं, शऊरी तौर पे आप इतने अच्छे इंसान हैं, तो फिर आप ज़रूर आए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जिन्होंने मीडिया नहीं पढ़ा होता, वो मीडिया एथिक्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते। वो सनसनी वाली चीज़, नंबर 1 चैनल, हम ये वो डिशुम डिशुम वो चीज़ें कर रहे होते हैं। मैं आपकी याद करूंगा, ये मजबूरी भी हो जाती है। जब आप किसी चैनल के साथ काम कर रहे थे, उनकी एसओपी भी हो जाती है। उन्होंने कहा कि करना है तो इसी तरह करना है। अब आपसे मैं जब आप बात कर रहे थे वो तो अच्छा, लेकिन मुझे सॉरी हुमायूं, मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे समझ नहीं आता, डॉक्टरी की तालीम हासिल करके इतनी मुश्किल तालीम आप क्यों मीडिया पे आ रहे हैं? हमें मीडिया करने दे, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है और जिन लोगों ने इसमें जूते घिसाए और ज़ीरो से लेके हम यहाँ तक पहुँचे, इतनी मेहनतें कर करके रेडियो में जा के हमें करने दे। डॉक्टर बन के अब आके मीडिया में बैठ के मैं ऐसे नहीं चलेगा, वैसे नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? मुझे लगता है जितना मौका, आई डोंट लाइक भाई, हम जाके डॉक्टर बन रहे हैं, नहीं बन रहे ना, तो आप आके क्यों ये बन रहे हैं? अच्छा अमजद साहब, यही इसी तरह का सवाल मेरा है। अब जब मैनेजमेंट की बात होती है, आप कैसे अपने स्टूडेंट्स को कन्विंस करते हैं? आप मीडिया भी पढ़ा रहे, कम्युनिकेशन, अब आपको तो एडवोकेट होना पड़ेगा, और माशाल्लाह आप लॉयर भी हैं, आप तो बोलते बहुत अच्छा है। सो आप कैसे इस बात को सामने रखते हैं कि आगे जाओगे? जो हलीमा ने पूछा उसका सब्सिडरी क्वेश्चन था ये, कि आगे जाओगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, होस्ट तो सिर्फ 2 होते हैं मैनेजमेंट में, पूरा कंपनी मैनेजमेंट की होती है। आपके पास 40-50 लोग एक कंपनी में होते हैं मिनिमम। अगर छोटी कंपनी की बात करूं, होस्ट तो सिर्फ 2 होंगे, कैमरामैन सिर्फ 3 होंगे, प्रोड्यूसर सिर्फ 1 होगा। सो देयर इज अ स्कार्सिटी। चैनल कितने होंगे? मैं आपको उंगलियों पे गिन के बता सकता हूं पाकिस्तान में कितने होंगे। तो जब इस तरह बैक रिकॉर्ड में भी और ऑफ द रिकॉर्ड प्रोडक्शन हाउसेस भी हैं, चले मान लेते हैं, लेकिन मंजे हुए लोग बैठे हुए हैं, एक निकलेगा तो जगह मिलेगी। तो आप उसको कैसे कन्विंस करते हैं, या आप उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी इंक्लाइन करते हैं? देखें, हमारे यहाँ जो एजुकेशन है ना, एक तो जो बच्चे होते हैं उन्होंने कोई ना कोई डिग्री हासिल करनी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई काउंसलिंग नहीं होती। मैं बचपन से मैं छोटा था तो जब 2002 में जो है वो मैंने 2003 में अपनी जो है मैट्रिकुलेशन की थी, और 2002 में पाकिस्तान के अंदर जो थे प्राइवेट मीडिया आना स्टार्ट हो गया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं भी आगे मीडिया में जाना चाहता था, अपना कैरियर बनाना चाहता था। लेकिन मेरे कुछ ख़ानदानी क्योंकि मैं एक गांव से ताल्लुक़ रखता हूं, कोई मैं शहरी बच्चा नहीं हूं, तो हमारे कुछ मामलात ऐसे थे कि मुझे मेरी फैमिली ने कहा कि आप जो है वो बेहतर है कि आप कानून की तालीम हासिल करें। तो वो मैंने उनकी ख्वाहिश पूरी की, मैं एडवोकेट बना। फिर चूँकि डिग्री पकड़ा दी है, लो तुम्हारी डिग्री होगी। मैंने फिर यहाँ पे प्रैक्टिस की। फिर चूँकि बड़े शहर में रहने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, यहाँ पे मुझे मौका मिला कि मैं अपनी जो तालीम है उसको मज़ीद आगे जो है ना कंटिन्यू करूँ। तो मेरे बहुत सारे जो दोस्त थे वो कुछ बाहर के मुल्कों में चले गए LLM करने के लिए, कुछ ने यहाँ पे पाकिस्तान में रह के LLM किया। लेकिन मेरे अंदर वो जो मेरी बचपन की ख्वाहिश थी ना, तो मैंने उसको पूरा करने के लिए जो है वो आगे जाके सब इसमें एक ऐड करते हैं बात। मैंने भी आपसे पहले सवाल पूछना था जी। एडवोकेसी इज समथिंग व्हिच आई वांट टू डू राइट नाउ। मुझे बड़ा फैसिनेट करता है लॉ जी। आपने लॉ को कंटिन्यू नहीं किया, आप कोर्ट कचहरियां नहीं गए इतना ज़्यादा, आपने लेक्चरशिप को ज़्यादा तकवीत दी, या आप अभी वो भी करते हैं? हमेशा टीचर बनने का शौक था, पढ़ाने का मैंने आज बात की है कि जो चस्का है वो बहुत ही कुछ डिफरेंट है, किसी कोई नहीं समझ सकता जब तक पढ़ाए ना कोई। देखें, मुझे बचपन से ही ना बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि लाइक ना उनको जहाँ पे भी कोई पढ़ने के लिए चीज़ मिल जाए ना, मुझे अगर अखबार का भी टुकड़ा मिलता था ना, मैं उसको पढ़ता था। मैं बहुत छोटा था, मैं अपने स्कूल लेवल पे जब था तो उस टाइम से ही मैंने अपने ना अब्बू को कहा कि अब्बू मुझे यानी कि अपनी जो स्कूल की किताबों के साथ साथ दूसरी किताबें पढ़ने का भी शौक़ है। तो उस वक्त हमारे मोहल्ले में जो है ना वो एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, मैं वहाँ से किराए के ऊपर जो है ना वो चीज़ें लेके किताबें लेके पढ़ा करता था। फिर बाद में मुझे अब्बू ने किताबें ला के जो देना है वो स्टार्ट कर दी। तो ये पढ़ाई का जो मुझे शौक़ था ये बहुत ज़्यादा था। अब लॉयर तो मैं बन गया, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस भी की यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मेंबर भी हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि मुझे बचपन से मतलब वो जो शौक़ था ना मीडिया में जाने का, तो मैंने वो फिर मीडिया के अंदर जो है वो अपनी मास्टर्स किया, फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर एमफिल किया। तो एक दफ़ा एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ये पोजीशन आई तो मैंने अप्लाई कर दिया। तो जैसे ही मैं वहाँ पे गया तो अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है ना वो मीडिया कम्युनिकेशन और लॉ, इससे वो मिक्स होते थे। तो उन्होंने कहा जी कि आप तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है हमारे लिए, आप लॉयर भी हैं
और आपने जो HEC की जो रिक्वायरमेंट है ना वो ये है कि पूरी आपने फिर से कहते हैं कि MPhil डिग्री भी प्रायर होना चाहिए। रेलेवेंट होनी जी, चाहिए relevant पढ़ाने के होनी लिए। थोड़ा सा चाहिए। ब्रेक लेते हैं, वापस आके Just a कंटिन्यू कीजिएंगे। थोड़ा सा ब्रेक, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। जी वेलकम Welcome बैक back. टू द शो। अभी ब्रेक के दौरान हम बात कर रहे थे, उसी से सवाल जो है वो मेरे दिमाग में आया कि असद भाई ने कहा कि जी ये दौर जो है मीडिया का, ये तो बहुत लेट शुरू हुआ है। जो हमारे अभी तक सहाफ़ी, जिन्हें हम सीनियर सहाफ़ी कहते हैं, जिन्हें हम तज्ज़ियाकार कहते हैं, जिनसे हम हर चीज़ पे इनपुट लेते हैं, उन्होंने तो ये तालीम हासिल नहीं की भी। ये क्या बात किया है, मुझे तो कॉन्ट्रडिक्शन है। अब जिनको हम सहाफ़ी कहते हैं, दैट मीन्स वो सहाफ़ी नहीं है, क्योंकि उन्होंने बैचलर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ों में जो है, बहुत सारे लोगों ने बैचलर्स ही किया। वैसे ना आपको पसंद नहीं जो सीनियर सहाफ़ी हो? नहीं, मुझे पसंद है। कौन नहीं पसंद आपको? नाम मुझे बताओ। मुझे कोई भी नहीं पसंद क्योंकि मैं नहीं देखती। अब मैंने कहा एक कुछ तो टाइम viral मुझे करो। बहुत सारे लोग जो है वो मुझसे पूछते हैं कि आप टीवी चैनल्स क्यों नहीं देखती, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि क्योंकि मैंने मीडिया पढ़ा, वैसे मैं टीवी चैनल्स नहीं देखती। दिस इज़ ट्रू। अच्छा, मुझे हुमायूं ने आपसे तालीम के हवाले से सवाल पूछा कि आप जो हैं वो पढ़ा रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। मुझे याद है जब हमें हमारे टीचर्स पढ़ाया करते थे, तो जब मैं इस फील्ड में आई तो मैंने उन लोगों को एक दफ़ा इमेजिन किया जिन्होंने हमें लेक्चर्स दिए थे कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, फ़लाँ नहीं करना, फ़लाँ नहीं करना, ये ऐसे करना, ये ऐसे करना। और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इनसे जाके पूछूं कि आपने वो कहाँ से तालीम हासिल की थी, क्योंकि हमारे मीडिया में वो एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। वो निसाब कुछ पुराना रह गया और अब हम जिद्दत की उस लाइन में है जब बहुत जल्दी जल्दी हमें चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब वो चीज़ें नहीं है, इररिलेवेंट हो चुकी हैं। तो क्या एक टीचर को यंग इक्विप्ड होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि वो जल्दी जल्दी अब आने वाले दौर के साथ इस तरह की ख़ास तौर पे जो फील्ड्स हैं उनमें चेंज ला सके निसाब में, और बच्चों को वो चीज़ें बता सके जो उनके लिए आगे जाके रेलेवेंट हो। इररिलेवेंट चीज़ें पढ़ाने का तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल जी, आपकी बात से मैं 100% जो है ना वो एग्री करता हूँ। मैं अभी जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उससे पहले मैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा रहा था, तो उनका जो निसाब था ना, मतलब लाइक सदियों पुराना महसूस होता था। बिल्कुल। ठीक है, ऑब्सलीट हो चुकी हैं वो चीज़ें, मतरूक हो चुकी हैं। अब उन चीज़ों का जो है वो उनका वजूद ही नहीं है। और मैं वो बच्चों को वो पढ़ा रहा हूँ। अब मैंने वो बच्चों को कहा कि बेटा ये आप क्या पढ़ रहे हैं, या ये मैं आपको, उन्होंने कहा कि सर अब मसला ये है कि हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से ये सिलेबस प्रोवाइड किया गया है। तो अब देखें, ज़रूरत इस अमर की है कि देखें आजकल चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं। जो आज है वो शायद 1 साल के बाद ना हो, वो चीज़ ऑब्सलीट हो चुकी हो। तो ज़रूरत इस अमर की है कि अगर हम इस चीज़ में, मीडिया की फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को बदलते वक्त के तकाज़ों के साथ जो है ना वो चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल। और जो हमारा करिकुलम है, जो हमारा निसाब है, उसको बिल्कुल हमें जो है ना वो बेहतर से बेहतर उसको करना चाहिए। और देखिए, बेहतरी की गुंजाइश तो हर वक्त मौजूद होती है। बिल्कुल। एक हुमायूं मैं चीज़ बताना चाह रही हूँ। हमें जब पढ़ाया जा रहा था, मुझे जिस चीज़ पे आज तक दुख है और जिन्होंने मुझे वो पढ़ाया था मुझे वो मिल जाए, तो मैंने ज़रूर ये बात कहूँगी, माचिस की डब्बी से कैमरा की तस्वीर कैसे ली जा सकती है। ये एक टॉपिक था, उस पर उन्होंने हमें बिल्कुल प्रैक्टिकल कराया था और उसके नंबर हमारे लगे थे और बहुत मुश्किल था वो माचिस से बनाना। अब तो कैमरे भी गुज़श्ता से पेवस्ता हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक इस चीज़ पे बूढ़े साहब जो हैं वो ये थे कि जी माचिस की डब्बी से तस्वीर कैसे बनाई जा सकती है। उन्होंने पूरा वो हमें सिखाया। तो मैं गूगल करूँगा आज कैसे बनाते हैं। अजय साहब, अब जो क्वेश्चन हलीमा ने आपसे पूछा, अब कंटिन्यू फ्लो के साथ ही चलते हैं। एग्रीड, एक मीडिया की तालीम ज़रूरी है, आपने ले ली, रेलेवेंसी भी कर दिया, लेकिन अब टीचर की बात करते हैं। HEC ने एक बड़ा अच्छा रूल लाया है POP का, प्रोफेसर ऑफ प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, यानी कि जो प्रैक्टिकली कर रहे होंगे उनके भी परसेंटेज रखिए, इतना रेशो अब यूनिवर्सिटी में होगा। जो प्रैक्टिकल टीचर कर रहे होंगे वही आके पढ़ाएंगे, मींस दैट जो प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म कर रहे होंगे। सो आपको कितना लगता है कि वो टीचर्स भी होना ज़रूरी है यूनिवर्सिटी में जो प्रैक्टिकली उस चीज़ को कर रहे हो, ताकि वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बच्चों को दे सकें? देखिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे आपने बच्चों को थ्योरी पढ़ानी है ना, तो वहाँ पे आपने उसके साथ साथ उनको प्रैक्टिकल चीज़ें भी सिखानी है। आपने उनको एडिटिंग सिखानी है। अभी तो चलें
बल्कि अब तो दौर और जदीद हो चुका है, अब एआई आ चुकी है। बिल्कुल। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आने वाले जो टाइम है उसका मुकाबला कर सकें और जो दूसरी दुनिया है, जदीद दुनिया है, उसके साथ वो कम्पीट कर सकें, तो हमें एआई के अंदर जो है ना वो एक अपने आप को बिल्कुल बहुत जरूरी है। यही अगला सवाल मेरा आपसे था। मुझे ये बताइए, चैट जीपीटी इज एंड ऑल दीज जो सब्सिडीज हैं, ये इतनी बेनिफिशियल हैं कि अब आपका काम बहुत आसान हो गया है। मैं वापस आके आपसे पूछूंगा, मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या इससे आपके काम में बहुत हेल्प मिली है? क्या हमें अब अपना एब्रप्टली करिकुलम चेंज करना है और उस पर लेकर आना है? क्योंकि देखिए, अगर टायर इन्वेंट हुआ है तो दोबारा उसको बनाने की जरूरत क्या है? व्हेन इट इज इन्वेंटेड, जब आपको एक एड अब मिल रही है एआई से, ठीक है, बुरी है, सही है, नहीं है, लेकिन मिल रही है ना। जो एक्स है वो काम कर रहा है मेहनत करके, वाई ने जाके सारा चैट जीपीटी से कर लिया, रिजल्ट आउटपुट तो इज द सेम। थोड़ा सा ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा आपका दिन। बहुत अच्छा। वेलकम बैक। अ वेरी मुख्तसर क्वेश्चन फ्रॉम यू सर। मुझे बताएं, जो एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसने कितना तब्दील कर दिया है मीडिया की फील्ड को, और क्या अब हमें एब्रप्टली चेंज नहीं करना चाहिए? या बच्चों को, जो घर में भी बच्चे मीडिया कर रहे हैं, उनके लिए मैसेज है कि वो एआई को समझना शुरू करें, सेल्फ लर्निंग करें, क्योंकि अब तो किसी की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि आने वाला टाइम आपका एआई का है। और एक अभी मुझे उन साहब का नाम याद नहीं है, वो कह रहे थे कि आने वाले वक्तों में, अगले कुछ सालों में जो है आपके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, इवन लॉयर्स, एआई इनको रिप्लेस कर देगी। अब मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन चलें 100% अगर ये बात दुरुस्त नहीं है तो फिर भी इसमें काफ़ी हद तक जो सच्चाई है वो मौजूद है। तो अब ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे जो बच्चे हैं वो एआई के अंदर जो है ना वो मज़ीद एक्सेल करें। एक मैं उस इदारे का नाम नहीं ले सकता, हमारे यहाँ एक इदारा है बहुत बड़ा, तो उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ना कुछ लोग चाहिए थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि चूँकि आप यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा रहे हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स में देखें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं मिला कि जिसकी एआई के अंदर इतनी एडवांसमेंट हो कि वो उस इदारे में जाके जो है वो अप्लाई कर सके। तो अब दुनिया बहुत तेजी से चेंज हो रही है। बात है, आप बेशक सवाल पूछे, शुक्रिया। एक अच्छी मजे की बात बताता हूँ। 96% रिजल्ट्स आए थे कि रोबोटिक न्यूज एंकर रखे थे और 96% रिजल्ट फेल्ड थे। ह्यूमन कुड नॉट प्ले एन इंटरेस्ट रोल कि वो एक रोबोट से खबरें सुने। तो हम होस्टों की नौकरी तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बाकी बची हुई, मेरे ख्याल से डॉक्टरों की भी बची रहेगी, क्योंकि लोग उन पे इतना ट्रस्ट नहीं करेंगे जितना इंसानों पे करते हैं। मैं तो कहता हूं करे, मुझे होस्ट की बच गई है मुझे। अच्छा, मेरा जो आखिरी, हमारे पास कुछ मिनट्स हैं, मैं पॉडकास्ट के हवाले से पूछना चाही थी और इंटरनेट के हवाले से। अगर बच्चे ने कर लिया है, मीडिया कर लिया है, अब दौर बहुत ज़्यादा है, जो पहले से बैठे हुए हैं वो 20-20 साल से बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं नहीं हम नहीं जाएंगे घर, हम यहीं बैठे रहेंगे, वो नहीं छोड़ना चाहते। अब वो बच्चा जो है अगर मिसफिट फील कर रहा है या वो नहीं कर पा रहा, उनकी एक्सीलेंस पे नहीं आ पा रहा, उसे जॉब नहीं मिल पा रही, तो फिर उसका अल्टरनेटिव क्या है? वो क्या करे? वो पॉडकास्ट की तरफ चला जाए, वो अच्छी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करे और अपना चैनल बनाए, वहाँ पे कुछ करे? क्या लोग अब इसकी तरफ जा रहे हैं कि जब कंटेंट हो आपके पास, जब आप अच्छी चीज़ बताएं, तो वो एक मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़कर भी आपका चैनल फॉलो करेंगे और उस बच्चे का आगे वहाँ पे कोई फ्यूचर होगा? मैं आपकी बात से जो है ना वो एग्री करता हूँ। देखें, हमारे यहाँ अब एक आदमी अगर 15-20 साल से एक सीट पे बैठा हुआ है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो मरने तक अपनी सीट छोड़ेगा। What do you mean? It's like attacking me. नहीं, आपको माशाल्लाह आप तो नौजवान हैं, आपके पास तो अभी बहुत टाइम है। हाँ। तो और देखें, जो आपकी मेहनत है ना उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर एक बच्चा आता है ना और वो एक अच्छी पोजीशन पे, देखें आप, एक आदमी 20 साल से वहाँ पे बैठा है तो इट मीन्स कि उसका 20 साल का तो एक्सपीरियंस है। और वो डायरेक्ट आके कोई वहाँ पे नहीं बैठ गया होगा, बल्कि उसने उससे पहले अपनी जो है ना वो अखबार के अंदर जूतियाँ घसाई होंगी, ठीक है, फिर उसने फील्ड के अंदर जो है ना मीडिया की फील्ड पे, और फिर अब वो आके उस स्टेज पे बैठा है। अब उसके मुकाबले में एक बच्चा जो अभी जुमा 8 दिन जिसको हुए हैं, अभी यूनिवर्सिटी से निकले हुए, वो वहाँ पे बैठना चाहता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसको मेहनत करनी चाहिए। जब जो आपकी मेहनत होती है ना, ये कभी ना तो ज़ाया होती है ना कभी रायगा होती है। मेहनती बच्चे को
कभी ना कभी मौका ज़रूर मिल जाता है। बिल्कुल। अच्छा, और दूसरा उसके मौके बाद को आपने अवेल करना है। 100% आपकी बात बिल्कुल। और उसके अलावा आपको दिल छोटा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते रहना चाहिए। दूसरी बात आपकी, पाकिस्तान के अंदर भी और पड़ोसी मुल्क में भी कुछ ऐसे यूट्यूबर्स मौजूद हैं कि जो वर्ल्ड क्लास जो है ना वो कंटेंट क्रिएट करते हैं और लोग उनको देखते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। अब अगर एक बच्चा जिसका इंटरेस्ट है इस फील्ड में और उसके पास नॉलेज भी है, देखिए मीडिया के लिए आप नॉलेजेबल होना बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप डेली 2-4 घंटे पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी जब तक किताब पढ़े बगैर जो है ना मुझे नींद नहीं आती। क्या बात है। ठीक है, मैं अब भी किताब पढ़ता हूँ, कोई ना कोई किताब ज़रूर मेरी सराहने के साथ या मेरा जो साइड टेबल है वहाँ पे पड़ी होती है। तो बच्चा मेहनत करे, मौका तलाश करे, इंशाल्लाह उसको मौका मिलेगा। और अगर वो चाहता है कि मैंने जल्दी एक्सेल करना है तो फिर उसका बेहतरीन तरीका ये है कि वो अपना एक जो है ना वो यूट्यूब चैनल बनाए और वहाँ पे क्वालिटी कंटेंट जो है वो दे। देखें, जब आप अच्छा कंटेंट बनाएंगे ना तो कोई भी आपको इग्नोर नहीं अमजद साहब, आपने जो सारी बात की है इसकी मेरा सवाल यही था, लेकिन आपने मुझे पूरा अब वो रेफरेंस दे दिया है। अपना YouTube चैनल बना, अच्छा कंटेंट करे, एक बच्चा अच्छा पढ़े, इसके बीच में एक बहुत बड़ा एक डब्बा है जो उसने फिल करना है, विच इज़ लर्निंग। आपने उसमें सीखना है। आप अन्यवाह YouTube चैनल, जैसे मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देख रहा हूँ सामने आते, अल्लाह माफ़ करे आपने अभी पान अभी थूका है और आप आगे उसके ऊपर एक है गंजे से वो ही इज़ हिडियस, आई एम सॉरी, मैं आपको मुंह पे बता रहा हूँ, आप नहा कर आ जाए। मतलब कि हाउ मच टाइम डज इट टेक यू टू टेक अ बाथ एंड कम। आप स्क्रीन पर आ रहे हैं ना, और आप सवाल कैसे पूछ रहे हैं, होगा तो ये ज़रूर होगा। प्लीज गॉड फॉरबिड, डोंट आप इस प्रोफेशन को इंसल्ट ना करवाएं हमारे, ठीक है, इंसल्ट ना कराएं। सो जो मुडब्बा है ना वहां पर आप सीख लें। आप तंजो मजाक करें, मोइन अख्तर साहब किया करते थे, नोबडी कैन बीट हिम, व्हाट अ लेजेंड ही वाज। मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने की जरूरत है, मैं सीखता हूँ। मैं अगर मुझे कहता है ना कि चलते हुए कि यार आपके शो देखा था, ये बड़ा मस्त है, एंड शी हैज़ विटनेस एंड माई टीम हैज़ विटनेस, मैंने कहा आप सही कह रहे हैं, अच्छा चले मैं ज़रा ना मैं इस पर एहतियात करूँगा कि ना करूँ। सो हाउ मच इज़ दैट डब्बा इज़ नीडेड कि आप कभी कुछ शुरू करने लगे, पहले नो हाउ लर्निंग कर ले। कल हमारे साथ गेस्ट थी, उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, लेकिन वो लर्न कर रही हैं, सीख रही हैं, फिर शुरू कर रही हैं। देखें, आप घूम फिर के ना वो जो मैंने बात स्टार्ट में की थी ना वहाँ पे आ गए। मैंने आपको ये कहा था कि जो बच्चा मीडिया की तालीम हासिल करके आया है और एक ने मीडिया की तालीम हासिल नहीं की, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो अगर वो जिन साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर 4 साल लगाए होते और अपनी बैचलर्स की डिग्री हासिल की होती। मैं आपको यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ। मैं आपको मेरा कहने का मतलब, मैं अपनी बात समझा नहीं सका माजरत के साथ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो डब्बा है। अगर आपने नई मीडिया की तालीम ली, आपने पॉडकास्ट शुरू करना है, यूट्यूब इज देयर, गो लर्न एटलीस्ट 3-4 महीने, सर्च करें, गूगल है, आपके पास प्लेटफॉर्म्स है, वहां से आप सीखें कि आप जो करना चाह रहे हैं, एक स्पेसिफिक चीज, डिग्री नहीं है आपके पास, फेयर इनफ, यू कैन स्टार्ट। अब मैं आपको बहुत सारे पॉडकास्टर्स का नाम बता सकता हूँ जो कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं मीडिया से। मुजम्मिल हसन जैदी, ही हैज़ नो बैकग्राउंड ऑफ मीडिया, मेरा क्लास फेलो था, लेकिन माशाल्लाह ही इज़ इन दुबई, ही इज़ डूइंग अमेजिंग। तो वो लर्निंग वाला क्या बहुत मुश्किल होता है कि नहीं, आपने बस शुरू करना है कुछ? नहीं, देखें, मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता। देखें, होता ये है कि आपको जो बेसिक एथिक्स है ना उनका एटलीस्ट पता होना चाहिए। जब आप किसी फील्ड में आ रहे हैं और आपने उसकी चलें बुनियादी तालीम हासिल नहीं की, तो आप एटलीस्ट उसके बेसिक एथिक्स जो है ना वो तो जाके देख लें, और एक थोड़ा सा जो है वो अपने आप को प्रेजेंटेबल जो शक्ल है उसमें आप अपने आप को वहाँ पे लेके आएँ। तो अगर आपके पास एक मोबाइल है और उसके ऊपर आप बैठ के और आप शुरू हो गए, तो इसका ये मतलब मुझे हमें पास टाइम कम है, छोटा सवाल है, मैं आपसे जरूर पूछना चाहता हूँ। आप टीचर है इसलिए पूछ रहा हूँ जी, किस हद तक आप लोगों को समझा पाते हैं कि आपने अच्छा कंटेंट बच्चों को कैसे आपने दूर करना है आजकल के उस दौर में जहाँ पे टिकटॉक है और जहाँ पर इस तरह की चीजें, जहाँ पे बच्चे उस तरफ जा रहे हैं कि वो टिकटॉकर भी तो कितना कमा रहा है, वो यूट्यूबर वो कितना कमा रहा है, जो भी जिस तरह कर रहे हैं, आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? एडवोकेट कैसे मुख्तसर जवाब दीजिएगा, मुझे कहा है, बस मैंने सवाल आपसे पूछा। देखिए, वो हमें ना बच्चा देख के ही पता चल जाता है जब एक टीचर पढ़ा रहा होता है ना कि कौन सा बच्चा जो है वो किस लाइन में जाना चाहता है, वो कितना संजीदा है। तो अब एक आप उसको मतलब सिर्फ देख के ही और उसके एटीट्यूड से, और आप हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर हमें पता लग जाता है कि कौन सा बच्चा किस साइड पे जाना चाहता है। तो मैं वो बच्चे मेरी क्लास के अंदर जो अच्छा पढ़ने में भी अच्छे हैं, संजीदा भी हैं, उनको मैं कहता हूँ कि आप बिल्कुल इस साइड पे आएँ और आप अपने आप को जो है इस फील्ड के अंदर मज़ीद एक्सेल करें। और अगर आप मीडिया में जाना चाहते हैं तो आप अभी से
जो है ना वो अपना एक यूट्यूब चैनल बना। जी वेरी गुड, थैंक यू सो मच अमजद साहब फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात Yes, करके, हमने भी indeed. बहुत कुछ सीखा और इंशाल्लाह आपको दोबारा भी एंड दावत लेट मी टेल देंगे। यू ही केम ऑल द वे फ्रॉम सरगोदा हाँ टू जी, आवर ये मैं प्रोग्राम। बताने थैंक लगी यू थी सो कि मच। वो My हमारे pleasure. शो के लिए जो है सरगोदा से यहाँ तक आए हैं 4 घंटे की ड्राइव करके, और फिर वो फौरन ही यहाँ पर आ गए। बहुत शुक्रिया आपके लिए, यकीनी तौर पे बहुत मुश्किल होगा लेकिन आपने हमारे लिए वक्त नहीं, निकाला, कोई बहुत 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 सारी शुक्रिया। दुआएं। हमें जी अपनी दुआओं में याद रखिए, मुझे, हुमायूं को, हमारी पूरी टीम को। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।